तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है और रीट में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है रीट में हर साल एक प्रश्न आता है गुप्त काल में से। उन सब क्वेश्चनों को मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट ईयर में हमेशा एक क्वेश्चन आपको एक नहीं दो मिलते हैं। फर्स्ट ईयर लेक्चर में जीके के पेपर में कोई तैयारी करें तो 2 क्वेश्चन गुप्त काल में से आते हैं, एक किताबें आती हैं या एक किसी राजा के बारे में पूछा जाता है। थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी वाले में भी 2 प्रश्न आते हैं। सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी करें तो आपको एसएसटी में 2 प्रश्न आते हैं। सीमा जी, नत्थन सिंह जी, गुड़िया जी, दुराचार्य जी, रश्मि जी, प्रमोद जी, सभी को राम राम। दिनेश जी, मनिक जी, हेमा कुमारी जी, सभी को राम राम। ठीक है, बाकी पुलिस और पटवार में तो है ही आपका कॉमन है। अब देखिए आगे बात करते हैं। हेमा कुमारी जी, अच्छी आती है सर। हाँ जी, माइक का थोड़ा अंतर है, माइक के ऊपर है थोड़ा सा माइक। ठीक है, तो बात करें आगे। स्मार्ट बोर्ड है उसका भी कनेक्ट लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा चक्कर है। अब देखिए आगे सुरेश जी, तो पहला प्रश्न बनता है इसके नामों के बारे में। पहला प्रश्न आईआईटी जी, इसका जो पहला प्रश्न होता है सबसे पहले इसके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 जो आपको रीट का पिछली बार पेपर में आया था, वो आया था गुप्त काल। वो किस काल को श्रेणी युग कहा जाता है? किस काल को? जयवीर जी क्वेश्चन आया था, किस काल को श्रेणी युग कहते हैं? ऐसे आपको उपनाम आपको लिखने हैं, 4-5 उपनाम लिखा रहा हूं। भारत का स्वर्णकाल, भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। तो सीधा प्रश्न आएगा कि किस काल को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं? किस काल को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं? उमेश जी, ये प्रश्न आएगा तो आपको गुप्त काल करना है। अब स्वर्णकाल के साथ साथ हम इसके पर्यायवाची के नाम की बात करेंगे। और कौन कौन से नाम हैं? भारत का स्वर्णकाल कह लो, भारत का श्रेणी युग कह लो, भारत का क्लासिक युग कह लो। ठीक है, क्लासिक युग भी कहते हैं। हाँ जी, गोल्डन युग, गोल्डन एज भी कहते हैं इंग्लिश में। तनु जी, अर्चना जी, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। श्रेणी युग, क्लासिक युग, जैसे और नाम मैं आपको बताऊं, आगस्टन युग, ठीक है, आगस्टन युग, ऐसे अनेक नामों से इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न बनेगा कि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, रीट में ही आ चुका है आपके। ठीक है, रीट 2016 में था, शायद 2016 वाले में था, 15-16 वाले में ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि किस विद्वान ने गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा है? अब ये प्रश्न बनता है। सीमा जी, अर्चना जी, तनु जी बताइए। उमेश जी, किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा है? ये प्रश्न है। बोलिए, जैसे कर दी। ठीक है, बताइए। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल किस विद्वान ने कहा? किस विद्वान ने कहा? फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, किसने कहा? खाना खा के साथ सो गए बच्चे कमाए, आर का सहारा हो। के.एम. मुंशी, बहुत बढ़िया, के.एम. मुंशी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। आरकस को टाइम आएगा, भरतपुर की भाषा में कहें। ठीक है, लेकिन आरकस ना करना, आलस्य नहीं करना। 15-20 मिनट कहते हैं। महात्मा गांधी जी 2 मिनट, वो 5 मिनट सोते थे दिन में, नियम था 5 मिनट सोते थे। और पूरा दिन हमने देखा कभी कभी झिप्पी सी आ जाती है और फिर हमारा मूड फ्रेश हो जाता है।
इसलिए ज़्यादा सोना भी हानिकारक है। 1-2 घंटे से दिन में ज़्यादा हम सोए तो हमारी कमर रह जाती है। इसलिए 1 घंटा, वैसे कहें कि 1 घंटा कम से कम तो आराम चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्या हो फिर आपको आरकस आ जाएगा। तो के मुंशी जी भारत का स्वर्णकाल कहते हैं। एक तो ये याद रखना है। नंबर दूसरी बात, और इसके उपनामों की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है, इसे हम भारतीय संस्कृति, साथ लिखते जाएं अपनी नोटबुक, साथ नोटबुक में लिखना है आपको, क्लास की तरह लिखना है। हाँ, या को नाम मत लियो, मेरे को कोई नींद आ गई, कोई बात नहीं, नींद तो आनी ना है, ठीक है। हाँ जी फौजदार जी सही कह रहे हो, नींद को नाम तो लेना ही ना है। नींद तो दुश्मन है हमारी, नींद पे विजय हासिल करनी है, जैसे तुम औरन पे हासिल कर लें, सब जाने काहे की हासिल करने की बात कह रहा हूँ। तो भैया नींद पे भी अपनों कब्जो कर ले, नींद हुआ पटाओ, अपने बस में ले लो, ठीक है। पूजा जी, गुड़िया जी, प्रकाश जी, तो आलस को आपको त्यागना है। जैसे मैंने आपको आलस को त्यागना, मैं आपको क्लासें ले रहा हूँ, 3 क्लासें मेरी रेगुलर तब भी लॉकडाउन में चल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बबीता जी, प्रकाश जी, गुड़िया जी, IIT एग्जाम जी। तो साथ साथ आपको लिखना है, संकेत कर दिया IIT साहब ने, लिखो साथ साथ, नींद नहीं आएगी, मुंह धो लिया करो, 1 या 2 घंटे बाद अपना मुंह ठंडे पानी से धोएं और फिर पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। प्रमोद जी, सुषमा जी, अब क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल भी इसे कहते हैं। भारतीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल किसे कहते हैं? कृष्णा जी, सीमा जी, ध्यान रखना, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। दुराचार्य जी, ठीक है। शैलेन जी, प्रकाश जी, ध्यान रखना, प्रकाश जी, हमें अपना लक्ष्य सिद्ध करना है। गुड़िया जी, हमें अपना लक्ष्य सिद्ध करना है। हाँ, लिख रहे हैं, गुड़िया जी कह रही हैं लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया गुड़िया जी, आपको धन्यवाद। सभी विद्यार्थी लिखें, सुषमा जी साथ साथ लिखते जाएं। तो भारतीय संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल क्यों कहते हैं? इस काल में हर क्षेत्र में उन्नति हुई, हर क्षेत्र में। जैसे नंबर 3, समाज के क्षेत्र में उन्नति हुई, कला के क्षेत्र में उन्नति हुई, ठीक है। वह अर्थात संस्कृति, भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति हुई, इसलिए इसे भारतीय समाज कला और संस्कृति का स्वर्णकाल भी कहते हैं। हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। अब कैसे? अब मैं इसमें से प्रश्न हैं आपके, अभी मैं प्रश्न बताऊंगा कौन कौन से पेपर में आए हुए। अभी मैं आपको केवल उपनाम बता रहा हूं, और कहते हैं ऊपर के 5-6 लाइन लिखा रहा हूं, और कोई ना कोई पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन टपक आवे और टपकेगा। अजीत जी 100% टपकेगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही मेरा कुछ ऐसा है, सबको समेट के ले आता हूं, ठीक है। हाँ, आपकी क्लास के लिए, हाँ जी, नींद को त्यागना है, बहुत बढ़िया संतोष जी, नींद को त्यागना है। श्वेता जी, नमस्ते श्वेता जी, कैसे हो? अच्छे हो? नींद श्वेता जी ने भी त्याग दी और आ गई, अपनी कमान हासिल कर ली, अपनी कमान पकड़ ली, सब कमान पकड़ लें, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना, समाज कला संस्कृति का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। क्लियर? अब क्यों कहते हैं? जैसे अब आपको ध्यान रखना, जैसे समाज की बात करें, समाज साहित्य एक शब्द रह गया, साहित्य तो लिख लें, या मैं समाज की जगह साहित्य लिख देता हूं पूरा, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझाऊंगा, समाज के आगे साहित्य तो लिख लेना। यहाँ तो आपको समाज के क्षेत्र में अच्छी प्रकृति हुई, विशेष रूप से यहाँ आपको साहित्य लिख लेना। तो ये सीधा प्रश्न आता है, साहित्य कला और संस्कृति का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अब समाज में उत्थान हुआ वो भी है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से बात करें तो इस क्षेत्र में, इस काल में बहुत ही अच्छे विद्वान कवि, जिन्हें हर बच्चा इनका नाम जानता है, वो इसी काल के थे। कालिदास, ये प्रश्न आएगा। कालिदास का संबंध किस काल से? गुप्त काल। कालिदास कवि और नाटककार थे, इतिहासकार थे,
और मैं इनकी चर्चा आपको दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था ऐसे चंद्रगुप्त नाम के 2 राजा आएंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहते हैं उस समय इनका काल बताऊंगा। एक बात। दूसरे हमारे कला विज्ञान की दृष्टि से साहित्य कला, इसमें हम विज्ञान भी जोड़ सकते हैं, जैसे कला विज्ञान। अब इसमें आपके आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, ये पूछे जाते हैं आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, लेकिन आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नवरत्न नहीं था, ये ध्यान रखना। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नवरत्न नहीं था। हाँ जी रश्मि जी बहुत बढ़िया, जितनी अच्छा ही तैयारी करोगे, ठीक है रश्मि जी, सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। आर्यभट्ट कालिदास नवरत्न की श्रेणी में थे, लेकिन आर्यभट्ट नहीं थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक अमर सिंह जी आते हैं जिसने अमरकोश लिखी, 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया, और अमरकोश पुस्तक फर्स्ट ग्रेड में आई है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अमरकोश, फर्स्ट ग्रेड में पूछी थी सम्मिलित करने के लिए, ये आंसर था उसका। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत का, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं। इसने बताया सूर्य सिद्धांत का के अनुसार कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, पाई का मान, शून्य का मान, सब इसी ने दिया। अभी नेट में ये क्वेश्चन आया था, आर्यभट्ट के संबंध में असत्य कथन है, चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के बारे में बताया, सही बात थी। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, दूसरा वाक्य भी कथन था। तीसरा इन्होंने शून्य का मान दिया, ये भी था। चौथी लाइन कुछ ऐसी थी वो गलत थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मौखिक हम बताते, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि पहली बार भारत में पहला व्यक्ति, विश्व का पहला व्यक्ति, विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व का पहला व्यक्ति जिसने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थात चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होते हैं। चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के बारे में सबसे पहले बताने वाला आर्यभट्ट था। पाटलिपुत्र का रहने वाला, कुसुमपुरा नामक गांव में रहने वाला व्यक्ति था। गुप्त काल में हुआ, लेकिन कभी भी किसी राजा के दरबार में नहीं गया। अपने गांव कुसुमपुरा, जो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, उसी में रह करके ये ग्रंथ लिखे, अपने घर रह करके किसी राजा के दरबार में नहीं गया, इसलिए नवरत्नों की श्रेणी में नहीं आता। कालिदास, अमरकोश, बैताल, ठीक है, बराहमीर, धन्वंतरी, घटकरपर, बर्रोची पेपर में रीट में आया था, कौन सा नवरत्न है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। सब में आपको आने वाले हैं, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ऐसे महान विद्वान बराहमीर, ऐसे ऐसे महान विद्वान हुए, कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमीर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, विक्रम बेताल की आपने कहानी सुनी होगी, वही बेताल भट्ट की बात कर रहा हूं। तो इसलिए गुप्त काल को साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति का काल स्वर्णकाल कहते हैं। एक बात, ठीक है, ये क्वेश्चन इसके बारे में 100% जो विद्वान हैं, एक विद्वान के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, 100% आता है। इसी काल में एक कहते हैं विदेशी यात्री आएगा, फायान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय विदेशी साहित्यकार फायान आएगा, वो ब्राह्मणों का गुणगान करेगा, उज्जैन का गुणगान करेगा। फायान के कथन पूछे गए हैं 2011, 2012 लगातार कथन पूछे गए हैं, फायान के कथन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब है 3 नाम हो गए, चौथा नाम, ठीक है, 3 नाम हुए, चौथा नाम ध्यान रखें। चौथा क्या कहते हैं इसे? महान सम्राटों का काल। सम्राटों का काल, महानतम, महान आ जाए या महानतम आ जाए, महान सम्राटों का काल किसे कहते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है रश्मि जी, बहुत बढ़िया प्रश्न बता रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए, भारत के प्राचीन काल के या भारत के किस काल को, भारत के किस वंश को महान सम्राटों का काल कहा जाता है? महान सम्राटों का काल कहा जाता है। ये पहली बार आपने ये प्रश्न देखा होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया रश्मि जी।
तो मैं क्या कह रहा हूं, महान सम्राटों का, महानतम सम्राटों का काल किसे कहते हैं, महान राजाओं का काल किसे कहते हैं। मुगल काल ऑप्शन में आएगा, मौर्य काल आएगा, बहुत से मौर्य काल ठोके आएंगे कि भैया अशोक मौर्य भयो, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। हाँ, भारत का महानतम राजा है, भारत का पहला महानतम राजा, भारत का पहला महानतम राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, और भारत का सबसे महानतम राजा सम्राट अशोक है। लेकिन मैं कह रहा हूं 3 क्वेश्चन हो गए। भारत के महानतम सम्राटों का काल मौर्य काल नहीं, गुप्त काल है। 3 क्वेश्चन हो गए, एंट्री कर लेना नीचे ही, यही लिख लेना। नंबर 1, भारत का पहला महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे महानतम सम्राट अशोक मौर्य, और महान सम्राटों का काल गुप्त काल। हाँ, फायर का कथन है विजय जी, फायर का कथन है कर्मचारी वेतनभोगी हैं, जबकि जो किसान है वो राजा की भूमि जोतते हैं। ये रीट में क्वेश्चन आया था, फायर का कथन है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये कथन कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा था, वो सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए कहा था कि कर्मचारी वेतनभोगी और राजा जो कि किसान भूमि जोतते हैं, ये कथन फायर का था। ठीक है नगीना जी, आगे बात करें महान सम्राटों काल कैसे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, राजा रानी के सिक्के चलाए, लिच्छवियों को पराजित किया और लिच्छवी साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिलाया। नंबर 1, इसका लड़का समुद्रगुप्त ने, कहते हैं 100 युद्धों का विजेता कहते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शकों कुषाणों को पूर्णतः पराजित करने वाला राजा यही था। फिर इसका एक बेटा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने शकों को तो पूर्णतः खत्म कर दिया, धरती से साफ कर दिया, नराई कर दी, खरपतवार की तरह उछाड़ दिया। कुमारगुप्त प्रथम आता, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे महाराजा हुए। एक स्कंदगुप्त नाम का राजा हुआ, जिसने एक विदेशी जाति हूण जाति को पूर्णतः पराजित कर दिया। इसलिए इसे सम्राटों का काल कहते हैं। मौर्य वंश नहीं आएगा, और यदि ये प्रश्न आ गया ना तो बच्चे क्या करेंगे, या तो मुगल काल करेंगे या मौर्य काल करेंगे, और मैं कहूँ 4 ऑप्शनों को रहेगा, जैसे दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो आपको ध्यान रखना, गुप्त काल आंसर करना है। कोई कितना भी आपसे कुछ कहे, आपको गुप्त काल करना है, पक्का। भूल तो नहीं जाओगे, किसी के ठग में तो नहीं आओगे। ठगिया बहुत हुए, पुस्तकें ठगिया होती हैं, उनके लुलुपता में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो लिखाया जा रहा है उसी को आप याद करते रहें, वही आंसर मिलेगा। एक काल। 5वां उपनाम की बात करते हैं। 4 नाम हो गए, 5-7 नाम तो कर लेने। नाम तो मैं इसके 20 गिना सकता हूं, लेकिन आपको मेन गोल्डन जो पेपर में नत्थन सिंह जी, अर्चना जी, तनु जी जो पेपर में आएंगे उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब है आपका अगला नाम 5वां है भारतीय नाव या जहाज या पोत निर्माण का काल। अब इसमें क्वेश्चन आपको तो ये तो तुम तो याद रख लो, जहाजों का निर्माण काल का स्वर्ण काल पूछ रहे। ठीक है, विशेष करके पोत निर्माण काल का स्वर्ण काल, या पोतों के निर्माण का महानतम काल, या पानी के जहाजों का महानतम काल, या बंदरगाह के निर्माण का महानतम काल। बंदरगाह पानी के जहाज यहाँ रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाहों का स्वर्णकाल पूछ ले, या पानी के जहाज़ों का निर्माण काल पूछ ले, या पोतों के निर्माण का स्वर्णकाल पूछ ले, या महानतम काल पूछ ले, तो आपको गुप्त काल करके आना है। संतोष जी क्या करना है, गुप्त काल करना है। कैसे, अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है और रीट में भी आया है। अब संतो मुझे मालूम नहीं, इस लाइन में से फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल ही में प्रश्न आया, सेकेंड ग्रेड एसएसटी में आया, थर्ड ग्रेड तीनों में पेपर में आ चुका है। सर मुझे याद नहीं, लेकिन पेपर में मैं आपको बता दूं जब मैं पेपर लूंगा। मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप पेपर लूंगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो बताऊंगा
तो शुरू करते हैं कैसे। कहते हैं इस काल में कुछ बंदरगाहों के आपको नाम याद रखने हैं, व्यापारिक नगरों के आपको नाम याद रखने हैं। जब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पोतों का निर्माण का स्वर्ण काल या महानतम काल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको कुछ बंदरगाह ज़्यादा याद नहीं करने हैं, विशेष करके पूरब पश्चिम वाले बंदरगाह आपको याद रखने हैं। जैसे बंदरगाहों का काल, एक तो पूर्वी दिशा पश्चिमी, यह है पश्चिमी व्यापारिक केंद्र और ये पूर्वी व्यापारिक केंद्र। तो पश्चिमी और पूर्वी व्यापारिक केंद्र पूछेगा, पश्चिमतम व्यापारिक केंद्र कौन सा अर्थात बंदरगाह पूछेगा, और गुप्त काल का पूर्वतम व्यापारिक केंद्र या बंदरगाह पूछेगा। आवाज़ कम आ रही है, चलो हम सेल चेंज करवा देंगे, वैसे तो आवाज़ पूरी होगी, ठीक है चलो करवा देते हैं। मैं बोल लूँगा थोड़ा, फिर अभी करवा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, गुप्त काल में अनेक व्यापारिक केंद्र थे जिनमें आपको विशेष करके 3 बंदरगाह याद रखने, 3 रीट में केवल 3 याद कर लेना रीट लेवल तक, ठीक है। सेकंड ग्रेड में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और सेकंड ग्रेड भी बहुत है, 99% आपको यही बंदरगाह पूछेगा। तो आपको 3 बंदरगाह याद रखने हैं, प्राचीन काल के गुप्त काल के 3 बंदरगाह याद रखने हैं। पूर्वतम जो बंदरगाह था, सबसे पूर्व दिशा में बंदरगाह था, जो मौर्य काल में भी था, वो है ताम्रलिप्ति, जो बंगाल की खाड़ी में था, जो मौर्य काल में भी प्रसिद्ध था और गुप्त काल में भी प्रसिद्ध था, ताम्रलिप्ति। तो आ जाए गुप्त काल का पूर्वतम व्यापारिक केंद्र कौन था, तो आपको ताम्रलिप्ति करना है। मौर्य काल का भी मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित था। सुरेश जी कहाँ था, तनु जी, मनिक जी सो तो नहीं गए, कहाँ था नत्थन सिंह जी, पिंकी जी बताइए, आपको बंगाल की खाड़ी में बताना है। एक बात, दूसरी बात, अब आ जाओ, ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम की ओर। अब बता पश्चिम में कौन था, कौन बताएगा। पश्चिम में भृगुकच्छ या भड़ौच, भड़ौच, ठीक है, जो गुजरात में था, कच्छ की खाड़ी में था, कच्छ या अरब सागर वाला, ठीक है, यहां था, यहां मैं और कुछ लिखूंगा, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, कच्छ की खाड़ी कह लो या अरब सागर, एक बात, ठीक है। अब भड़ौच को एक नाम और कहते हैं, भड़ौच को प्राचीन इतिहासकार इसे कहते हैं भृगुकच्छ, इसी को कहते हैं, एक ही नाम है, भड़ौच बोल रहे हो या भृगुकच्छ। तो गुप्त काल का पश्चिमतम केंद्र, पश्चिमतम केंद्र क्या था, तो आपको ध्यान रखना, पश्चिमतम केंद्र पूछे, व्यापारिक केंद्र पूछे, या भड़ौच मिलेगा या फिर आपको भृगुकच्छ मिलेगा। एक बार एक और याद कर लेना, जो दक्षिण, जैसे दक्षिण और पश्चिम में था, उसको नाम भी याद कर लेना, उससे कहते हैं पैठन। ये 3 बंदरगाह याद रख लेना, और ये बंदरगाह था महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या आता है, अब सुनिए, क्वेश्चन आता है, निम्न व्यापारिक केंद्र में गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो आपको इन तीनों में से एक देगा, तीनों में से एक देगा, और प्रसिद्ध बंदरगाह पूछ लिया, तीनों में से तीनों आएंगे तो हाँ गुप्त काल। अभी बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह पूछे, या तो इन तीनों में से एक, अधिकतर तीनों में से एक ही आता है। यदि तीनों आ गए फिर क्या करोगे बताओ, ताम्रलिप्ति करोगे कि भड़ौच को करोगे कि पैठन को करोगे, अब संकट आ जाएगा। तीनों प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूछ लिया, तो ध्यान रखना, जो सबसे प्रसिद्ध पूछ लिया तो आपको आंसर करना है भड़ौच। क्या करना है, भड़ौच करना है, ठीक है। और राज्य पूछ रहे तो ठीक है, गुजरात में ये रहा,
ये महाराष्ट्र की ओर है पैठन में, ये बंगाल की खाड़ी वाला है। एक बार बस इतना याद कर लेना, कुछ नहीं। हाँ, छात्र संगत है ब्रजेश गुर्जर जी, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो गुर्जर साहब जी? गुर्जर प्रत्यार राजा की जय। ठीक है, कृष्णा चौधरी जी कैसे हो? संतोष जी कैसे हो? बढ़िया होंगे। हाँ जी, आगे बात करते हैं। बढ़ौच, भृगु छुकू, पैठन और ताम्रलिप्ति बंदरगाह, 3 याद कर लेना बस। आगे बात करते हैं। भारतीय नाव साहित्य पूर्ण निर्माण कला का काल हो गया, तो ये आपको विशेष करके आपको ये 5 नाम याद करने हैं। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो। छोटा सा हो गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो। आवाज आ रही नहीं आ रही? सेल चेंज करवाऊं? फटाफट ले लें। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब टॉपिक डाल रहे हैं। मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं क्लास की तरह। टॉपिक डालिए, गुप्तों की उत्पत्ति के मत। टॉपिक डालें, गुप्तों की उत्पत्ति के मत। अगला टॉपिक है गुप्तों की उत्पत्ति के मत। ठीक है, गुप्तों की उत्पत्ति के मत अगला टॉपिक आ गया। तो प्राचीन काल में केवल 4 जातियां थी सुरेश जी। कितनी? 4 जातियां थी। नंबर 1 पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब पहली है, क्रम से लिख लें, साथ से लिखते जाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, ठीक है। अब ये प्रश्न बनेगा, आपको ऑप्शन में चारों रख देगा, कहेगा निम्न में से इस विद्वान ने गुप्त वंश के राजाओं को क्या कहा है, या 4 विद्वान ऑप्शन में रख देगा और पूछेगा कि गुप्तों को ब्राह्मण किसने कहा, किस विद्वान ने गुप्तों को क्षत्रिय कहा है, किस विद्वान ने गुप्तों को वैश्य कहा है, किस विद्वान ने शूद्र कहा है। ये प्रश्न बनेगा। हाँ जी छात्र संघ जी, बढ़िया। अब आपको ये क्वेश्चन बनेगा, तो कोई बता सकता है कि गुप्त वंश के राजाओं को ब्राह्मण किसने कहा था? कि भाई गुप्त वंश के राजा, जो महान राजा सम्राट माने जाते हैं, ये तो ब्राह्मण थे। हाँ जी, विजय जी ने आंसर दिया, रश्मि जी ने आंसर दिया, नीतू जी ने आंसर दिया, हेमचंद राय चौधरी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब रिवाज करके आए हो, पुराने हैं, ठीक है, आर्सर की नोट्स हैं, बहुत बढ़िया। अपने पास रखा करो, इससे पूरा रिवाज हो जाता है, एक्स्ट्रा उसमें लिख दिया करो। ठीक है, हेमचंद राय चौधरी लिखें, हेमचंद्र राय चौधरी, बस इतना याद कर लेना। या क्वेश्चन पूछेगा, हेमचंद राय चौधरी ने गुप्त वंश के राजाओं को बताया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आंसर क्या होगा? ब्राह्मण। ठीक है, अब बात करते हैं क्षत्रिय। ये आपको एसएसटी सेकंड ग्रेड में 2018 में, इसी साल जो पिछली भर्ती हुई थी, जो भर्ती गई है सेकंड ग्रेड की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस विद्वान ने गुप्त वंश के राजाओं को क्षत्रिय कहा है?
क्षत्रिय, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्षत्रिय उसी व्यक्ति ने कहा है, राजस्थान में पढ़ते हैं। अंजू जी राजस्थान में पढ़ते हैं राजपूतों उत्पत्ति के सिद्धांत। तो क्षत्रिय किसने कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो लिखें गौरी शंकर हीराचंद ओझा, लिखते जाओ गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है गौरी, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर ओझा जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डॉक्टर ओझा के नाम से जानते हैं, ओझा, डॉक्टर ओझा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना। रश्मि जी आगे कह रही हैं कि वैश्य रोमिला थापर ने कहा था, बहुत बढ़िया रखने वाला टॉपिक है, लिख लेना रोमिला थापर, ठीक है। और शूद्र बताइए, पुराने बच्चे बताइए शूद्र किसने कहा? बताइए शूद्र किसने कहा? वैश्य कह दिया, शूद्र कौन कहने वाला है? रोमिला थापर हो गया, केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, हाँ केपी जायसवाल, बहुत बढ़िया नीतू जी, केपी जायसवाल, बस इतना लिख लेना, ये रटने हैं। सीधा प्रश्न पूछता है एक पेपर में, तो आपको जो पेपर में पूछा गया है, एक तो ये पूछ लिया है हीराशंकर ओझा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए, एक में सुमित के लिए पूछे थे, तो आपको ध्यान रखना ये सीधे सीधे हैं, इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा, ये तो रटने हैं आपको, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, बात पक्की। अब बात करते हैं गुप्तों के थोड़े से परिचय के बारे में, ठीक है। तो परिचय चल रहा है, तो ये सब विद्वान अपनी अपनी पुस्तकें लिखते हैं, और गुप्त वंश के राजाओं के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो सिक्कों से और अभिलेखों से मिलती है। मौर्य काल के बारे में सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो अशोक के अभिलेखों से मिलती है, इंडिका से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। गुप्त काल के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो सिक्कों से मिलती है और अभिलेखों से मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की ओर कि गुप्त वंश के राजा कौन थे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं आगे की। अब कहते हैं इन सिक्कों से, इन अभिलेखों से हमें प्रमाण होता है कि ये कौन थे, पहले क्या करते थे। अब गुप्त वंश के शासक थे, फिर हम राजा की बात करेंगे। गुप्त वंश के शासक, इनके बारे में सामान्य परिचय पूछते हैं। पूर्व में ये किनके सामंत थे? पूर्व में ये किनके सामंत थे, अर्थात किस राजा के अधीन थे? ये छोटे से राजा थे, पहले सामंतगिरी करते थे, और कुषाण काल में सामंतवाद का उदय हुआ था। सामंत की जो प्रथा आई थी वो कुषाण काल में आई थी, और गुप्त काल में ये विकसित हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। पंकज जी ये ध्यान रखना, कुषाण काल में सामंत व्यवस्था का उदय हुआ था पूर्णतः, और जो विकसित हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। तो ये किनके सामंत माने जाते थे कि मौर्योत्तर काल में जब एक विदेशी राजवंश या चीनी का संबंध रखते हैं, चीन देश के रहने वाले थे, युची जाति के थे कुषाण, ये कुषाणों के सामंत। तो लिखें गुप्त वंश के राजा किनके सामंत थे? कुषाणों के। ये कुषाणों के सामंत थे। कोई कहता ये सक्के थे, कोई किसी का बताता है, कोई किसी का बताता, तो आप तो केवल कुषाण के याद कर लो, अपवाद नहीं करने। अपवाद तो हम हाई कास्ट अर्थात ऊपर की जो लोग ऊपर की क्लासें होती हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनमें मैं अपवाद लिखा देता हूँ। यहाँ तो केवल इतना याद कर लेना, ये पूर्व में कुषाणों के सामंत थे। लिच्छवियों के सामंत भी इसमें थे, इसे लिच्छवियों का सामंत कहता है, ठीक है। तो उनको याद मत करना, आप तो केवल कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। एक बात बहुत से लिखा देते हैं, आपके लेवल का नहीं है, इतना याद करना। दूसरी बात, अब कहते हैं ये कौन सी जाति के थे? अब जाति आ गई, ये कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अभी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अभी बताया, कोई कहता ब्राह्मण थे, कोई कहता वैश्य थे, कोई कहता शूद्र थे, कोई कुछ बताता है।
अब बताइए कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे? कुछ नहीं आए, किसी विद्वान का नाम नहीं आए गुर्जर साहब जी, किसी विद्वान का नाम नहीं आए। और सीधा पूछा जाए कि गुप्त काल के जो राजा थे वो किस जाति के थे, किस वर्ण के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो प्रकाश जी बहुत बढ़िया, वैश्य थे। तो आपको आंसर क्या देना है, ये वैश्य थे। एक बार अपवाद मैंने लिखाई दिए 4 विद्वानों के, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, ये कौन से गोत्र के माने जाते हैं? आपका भी कोई ना कोई गोत्र होगा। अब गोत्र पूछ लें, जैसे आपकी जाति होती है और गोत्र भी होता है। भाई जाति तो ये हो गई नहीं कि गुप्त वंश हो गया, जाति वैश्य के हो गए। अब लेकिन कौन से गोत्र के थे? अब वैश्यों में कौन से गोत्र के माने जाते हैं? तभी तो बनिया गुप्ता लिखते हैं, गुप्ता। जो वैश्य अग्रवाल साहब होते हैं, हमारे बनिया समाज होता है, वो गुप्ता अपने नाम के आगे पीछे गुप्ता लिखता है, इसी कारण लिखता है, ठीक है। ये वैश्य थे वास्तव में। अब लेकिन गोत्र पूछे तो गोत्र लिख लेना धावण, लिख रहे हैं धारण, धावण नहीं, रा है, धारण जाति के, अर्थात धारण गोत्र के थे। अर्थात इन्होंने धारण किया था। पूना ताम्रपत्र अवलेख है, प्रभावती गुप्त का था, वह स्वयं कहती है कि हम धारण जाति के थे। इसका मतलब है इन्होंने किसी से धारण किया है। कोई कहता है पुष्यगुप्त वैश्य के पुरोहितों के धारण है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके विवाद हैं। तो तुम तो केवल आपको ध्यान रख लेना धारण गोत्र के थे, और इसीलिए आगे ये राजा अपने आप को गुप्ता, जो अग्रवाल साहब हैं वैश्य समाज है, वो गुप्ता के नाम से चर्चित हुए। एक बात, ठीक है साहब, गोत्र हो गया। अब बात करते हैं इनकी राजकीय भाषा क्या थी। लिखें राजकीय भाषा, अर्थात इनके जो सरकारी कार्य होते थे वो किस भाषा में होते थे, ये प्रश्न भी आता है। प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी, के हिंदी थी, के उर्दू थी? हाँ जी, धारण जाति के थे। अब बताइए, क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के शासकों की जो राजकीय सरकारी भाषा थी, जो सरकारी आदेश होते थे, वो किस भाषा में होते थे? संस्कृत में, पाली में, ठीक है, प्राकृत में? तो ध्यान रखना संस्कृत आंसर है इसका। लूसेंट में गलत लिखा हुआ है, प्राकृत लिखा हुआ है, शायद गलत है। प्राकृत तो यहाँ के जनता, आम जनता की भाषा थी, मातृभाषा कहते हैं वर्तमान में। प्राकृत को मातृभाषा, प्रकृति द्वारा प्राकृत को मातृभाषा कहते हैं वर्तमान में। तो सरकारी जो आदेश होते थे वो संस्कृत में होते थे। एक बात, ये बात हमारी क्लियर हुई, गोत्र हो गया हमारा। अब कहते हैं, अब बात करते हैं उपासक की बात करते हैं, ठीक है। उपासक, ये किस धर्म के उपासक थे, किस देवता की सर्वाधिक पूजा अर्चना करते थे, अनुयागी थे? अब ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए। अभी तो ऊपर ऊपर के प्रश्न चल रहे हैं मेरे मित्रों, और ये ऊपर ऊपर के प्रश्न आते हैं। हाँ, भगवान विष्णु के उपासक थे। प्रकाश जी, नीतेश जी, हाँ नीतेश जी, राम राम नीतेश जी, कैसे हो? काफ़ी समय बाद दिखाई दिए, रेगुलर आप आया करें। रश्मि जी, सीमा जी, समय खराब ना करें, पढ़ें। विष्णु के भागवत पुराण के भागवतों के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, विष्णु देवता, अर्थात भागवत धर्म हो गया, भागवत धर्म के उपासक थे। कुछ राजाओं ने बौद्ध, ये भागवत धर्म के उपासक थे, ध्यान रखना, लेकिन इन्होंने बौद्ध और जैन को भी सम्मान दिया है। हिंदू धर्म अर्थात विष्णु धर्म या विष्णु उपासक या भागवत धर्म के साथ साथ इन्होंने बौद्ध और जैन को भी बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ध्यान रखना, ये धर्म संप्रदाय के भावना, धर्म सहिष्णुता इनमें थी, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अपना धर्म के अलावा अन्य धर्मों का सम्मान करने वाले धार्मिक सहिष्णुता का काल भी कहते हैं। इसे धार्मिक सहिष्णुता का काल भी कहते हैं। अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का सम्मान किया, जैसे कुमारगुप्त प्रथम उपासक हिंदू धर्म का
कार्तिकेय का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म के साथ साथ अर्थात भागवत धर्म के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म के भी समर्थक थे। हाँ गुरुजी, आपकी याद आ रही है, इवनिंग में आऊँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 बजे आप फिर पढ़ें। अब देखिए बात करते हैं आगे। ठीक है, अर्चना जी विष्णु के उपासक थे, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना। अब आगे की बात करते हैं इनके काल की। अब इनका काल पूछा जाता है पेपर में, समय। अब लिखें नंबर 6, समय और काल। अब समय काल को ध्यान रखना, 2 तरह से पूछ सकता है। एक तो सीधे पूछेगा साम्राज्य का काल कब से कब तक रहा, गुप्त साम्राज्य का काल कब से कब तक रहा, एक तो ये पूछेगा। या पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक शासनकाल, वास्तविक शासनकाल, वास्तविक काल कब का था। ये 2 प्रश्न हैं, इस पे विवाद है, ध्यान से सुनना है इसको। इस पे चर्चा करेंगे कि गुप्त वंश के जो शासन का साम्राज्य का काल माना जाता है, बताइए कौन बताएगा। पंकज जी बताइए, अंजू जी बताइए, सब बता रहे हैं अपना अपना काल। सब भी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आंसर देने की कृपा करें। सभी आंसर दें। नीतू जी, प्रकाश जी, सुषमा जी, पिंकी जी, बग्गो जी, अंजू जी, आंसर दीजिए। उमेद जी, 319 से 540 तक वास्तविक शासनकाल, 319 से 540। अंजू जी बहुत बढ़िया, अनेक मेरे विद्यार्थियों ने आंसर सही दिया है। और आंसर है जो वास्तविक शासनकाल है वो 319 से 540 ईस्वी तक है, ईस्वी। अब आ जाइए साम्राज्य काल कब से कब तक रहा। अब इसका आंसर कौन देगा, दीजिए। साम्राज्य का काल बताइए। 319 से 540 तो हो गया वास्तविक शासनकाल। अब मुझे आंसर दें, साम्राज्य का काल पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, बताइए। अब मैं बताऊं आपको, ये तो वास्तविक शासनकाल है। यदि आपको साम्राज्य का काल पूछे तो आपको जो आंसर लिखना है 275 से 550 ईस्वी। केवल काल समय पूछे इस गुप्त वंश का समय कितना है तो आपको 275 से 550 देना है। यदि वास्तविक शासनकाल पूछे, वास्तविक उस शब्द में जोड़ दिया जाए, अब आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर ये करना है, ये ध्यान रखना। क्लियर? बबीता जी आंसर आपका सही है। हाँ जी, सभी विद्यार्थी जो दे रहे हैं वो आंसर वास्तविक सही दे रहे हैं। ये आंसर है, ध्यान रखना। ये आज एंट्री में अपनी कॉपी में कर लें। एक बात जल्दी लिखें। अब बात करते हैं, चलो एक काम हो गया। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, यही बता देता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे गुप्त वंश का उदय या अस्तित्व में कब आया। ठीक है, उदय, जैसे क्वेश्चन आ जाए गुप्त काल का उदय या अस्तित्व में कब आया। एक तो ये बन गया उदय, ठीक है, उदय हो गया। ये क्वेश्चन आ जाए इन्होंने अपनी सत्ता कब हासिल की, सत्ता का अस्तित्व कब आया, सत्ता का अस्तित्व कब आया। 2 तरह के हैं, केवल अस्तित्व पूछे। अब आपको ध्यान रखना, केवल उदय पूछे या अस्तित्व पूछे या सत्ता का अस्तित्व पूछे, सत्ता कब से हासिल की। अब आपको सदी पूछेगा, सदी पूछेगा, प्रथम सदी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। भाई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे पूछेगा।
अब आप सदी में आंसर दें मेरे मित्रों, सभी आंसर दें, सदी में आंसर दें, और कल से आपके राजा चल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये हमें विवाद कर देते हैं। कोई किताब में कुछ लिखा हुआ है, कोई किताब में कुछ लिखा हुआ है। ऑप्शन सुने, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी और पांचवी। बताइए आंसर। पहले आंसर इसका दें, इस वाले का आंसर दें, इसका, कि गुप्त काल का उदय कब हुआ या गुप्त काल कब अस्तित्व में आया। आंसर इसका दें पहले, तीसरी या चौथी या दूसरी या पांचवी। रश्मि जी आंसर कह रही हैं तीसरी, अंजू जी कह रही हैं चौथी। तीसरी आंसर है इसका। आंसर ध्यान रखना, उदय। उदय का मतलब यही बता रहा हूं मैं आपको, अर्थात 275। भाई तीसरी में तो है। और सत्ता कब आ गई, तो सत्ता आपको मैंने ये वाली, ये आपकी सत्ता है। तो ये हो गई, तो ये तो हो गई आपकी तीसरी, ठीक है, और ये हो गई आपकी चौथी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये आ गया। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लें, वैसे तो बहुत हैं पर आपको जो काम के हैं उनको मैं लिखा रहा हूं। साथ में लिखें राजकीय चिन्ह। गुप्त वंश के राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था। 4 आपको चिन्ह देगा, मछली का, ठीक है, आपका गरुड़ का, गाय का, ओम का। तो प्रकाश जी ने आंसर दिया गरुड़ चिन्ह, क्योंकि ये विष्णु परम भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, और विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ देवता, गरुड़ देवता था, और इसलिए कहते हैं इनका गरुड़ चिन्ह हुआ। इनके झंडे पर गरुड़ का फोटो हुआ करता था, चित्र अंकन हुआ करता था, पीले गेरुआ, गेरू। ध्यान रखना, प्राचीन काल के जितने हमारे राजा थे, मुसलमान आने से पहले सबका झंडा गेरुआ था, और तब भी हमारे गेरू साधु संतों की हत्या कर रहे हैं। सबसे पवित्र हमारा जो रंग है ना, वो गेरू है, गेरुआ है। तभी तो हम जानते हैं हमारे घर में शुभ मंगल के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, गेरू से बनाए जाते हैं, तिलक किया जाता है, गेरू रंग से किया जाता है, आपका जनेऊ बांधा जाता है, आपका जनेऊ या फिर जो आपका कलाया है ये भी गेरू रंग का। जनेऊ तो खैर उसमें होता है, लेकिन ध्यान रखना अधिकतर है हमारा ये प्रतीक चिन्ह है गेरू। हम इस गेरू का सम्मान करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना, और आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको इसमें बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बात करेंगे, आज तो समय नहीं रहा, तो कल हम गुप्त वंश के राजाओं का क्रम याद करेंगे। पहले गुप्त वंश के राजाओं का क्रम, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, गुप्त वंश के राजाओं का सही क्रम क्या है। 5 राजा दिए थे। दशावतार मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिरों की चर्चा में कला संस्कृति में करूंगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दशावतार का मंदिर, सीमा जी बहुत बढ़िया, मैं इसे कला संस्कृति में लूंगा, क्योंकि उसी समय मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा। अब तो मैं क्या है, आपके पहले जो आपके पहले 3 राजा हैं, पहले 3 राजाओं के बारे में प्रश्न है, फिर एक दिन समुद्रगुप्त के क्वेश्चन चलेंगे। अब आपके आज की क्लास, कल की क्लास, 2 क्लासों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको परसों पूछे जाएंगे। कल आपको पढ़ाया जाएगा, और 2 दिन बाद आपको अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको समुद्रगुप्त पढ़ाया जाएगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया जाएगा, बीच में उसके भाई पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पीछे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो झांसी यूपी में है। हाँ, दशावतार का मंदिर लिखें तो नीचे आप लिख सकते हो। अब आप नहीं मानोगे, मुझे मालूम है, तो आप नीचे लिख लें प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। 8वां नंबर डालेना प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर पूछ सकते हैं,
गुप्त काल का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है ये दशावतार का मंदिर, दशावतार का मंदिर। ठीक है, झांसी में है, यूपी में है। ठीक है, तो ये जब मैं मंदिर कराऊंगा कला संस्कृति में, जब उसमें आ जाएगा तो आप इससे लिख सकते हो। ये हो गए आपके यहाँ। ठीक है, कल बात करते हैं, कल राजाओं की बात करते हैं। पहले तीन प्रसिद्ध राजा, पहले तीन राजाओं के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।